नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा और बोल 85 की ये साझा पेशकश। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समय पर या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो महसूस किया, वो मनुवाद कौन-सा मनुवाद था? वो जाति के आधार पर था या जो लोग मनुवाद को मजबूत कर रहे थे, जो मनुवादी सिस्टम को, गैर बराबरी को बनाए रखना चाहते थे, वो मनुवादी थे या सिर्फ़ जो सवर्ण समाज में पैदा हो गए थे, वो मनुवादी थे? ये सवाल बड़ा है क्योंकि आज की तारीख में ज़्यादातर लोग कई दलितों को भी मनुवादी कह देते हैं और बहुत से सवर्णों को भी मनुवादी कह देते हैं। तो क्या है मनुवाद की परिभाषा अम्बेडकर की नज़र में और वर्तमान दलित राजनीति में? परत दर परत बात करेंगे प्रोफ़ेसर रतनलाल साहब से, क्योंकि इतिहास के प्रोफ़ेसर हैं, बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि बाबा साहब किस नज़र से मापते थे इस देश में मनुवाद को। सर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मनुवाद किस नज़र से मापते थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मनुवाद को देश में? देखिए, उन्होंने कहा है कि जो जाति व्यवस्था है ना, वो सिर्फ़ श्रम का विभाजन ही नहीं है, श्रमिकों का भी विभाजन है। और जाति अपने आप में एक विचारधारा तो है ही, लेकिन उसके अलावा तरह-तरह की विचारधाराएँ भारत में भी रही हैं और दुनिया भर में रही हैं। जैसे भारत में ही लीजिए, तो चारवाक को आप किस कैटेगरी में रखेंगे? जो मटेरियलिस्ट जो फ़िलॉसफ़ी है या बुद्ध को किस कैटेगरी में रखेंगे? तो भारत या दुनिया कह लीजिए कोई मोनोलिथिक नहीं रहा है कि एक ही तरह के लोग एक ही जगह रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो जातियों में बँटा है, जातियों में भी ब्राह्मण समाज में भी कई लोग रेडिकल हुए, कई लोग ऑर्थोडॉक्स हुए। तो बाबा साहब की लड़ाई किससे थी उस समय? चूँकि कांग्रेस डोमिनेंट फ़ोर्स थी ना, तो कांग्रेस के साथ थी इसलिए कि सारे जो हिंदू संस्कृति के जो ठेकेदार थे, हिंदू महासभा कांग्रेस में कोई फ़र्क नहीं था, आते-जाते रहते थे लोग। आरएसएस 25 में बनी, हिंदू सभा पहले बन चुकी थी। तो बाबा साहब ने जाति के मुद्दा को पहली बार भारत के इतिहास में राजनीतिक मुद्दा बनाया। सुधार की बात तो नहीं कह रहे हैं कि धर्म में सुधार कर लीजिए, बहुत कोशिश किए थे 20 से लेके और 34 35 तक, 33 तक। लेकिन इस कन्क्लूज़न पर पहुँचे कि इसमें सुधार संभव नहीं है। अगर करना है तो शास्त्रों को डायनामाइट लगाना पड़ेगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में ही वो खुद लास्ट में आके बम से उड़ाना पड़ा। हाँ, और उसके पहले भी 1925 के भी एक भाषण में ये बात वो कह चुके हैं। तो एक लंबे अनुभव पे अब उनका पहला आर्टिकल भी अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कास्ट इन इंडिया पे ही था। तो ये समझ चुके थे। लेकिन ये बाबा साहब विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे थे कि ऐसा नहीं था कि भाई सब सवर्ण एक तरफ और सब अस्पृश्य एक तरफ। बाबा साहब के विरोध करने वाले अस्पृश्य दलित भी थे। जब गोलमेज में गए तो बहुत सारे लोग यहाँ के अस्पृश्य लोग ने टेलीग्राम किया कि बाबा अम्बेडकर साहब हमारा नेता नहीं है। हमारे प्रतिनिधि नहीं है। चमार, मांग, महार, डोर ये सब तो झगड़ा था ही। चूँकि डोमिनेंट लड़ाई लड़ रहे थे अम्बेडकर जिनकी जाति महार थी। तो सबसे ज़्यादा उस समय विरोध जो बॉम्बे से हो चाहे चमारों का ही हुआ था। चमारों का विरोध हुआ, चमारों ने विरोध किया। हाँ। डॉक्यूमेंटेड है। तो जब ये बोले कि भाई हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, हिंदू मैं मरूँगा नहीं, तो या फिर महाड़ आंदोलन में गए मनुस्मृति जलाने, तो वो थोड़े ही जलाए थे, वहाँ तो ब्राह्मण भी थे। ब्राह्मण भी थे उस मनुस्मृति को जलाने में। तो जब कह रहे हैं तो ये सवाल उनसे पूछा गया, जिसकी चर्चा मैंने उस किताब में भी की है, कि आपके अंदर भी तो जाति भेद है, आप भी तो खत्म कीजिए, कि आप में भी छुआ-छूत है, आज भी है। ये दलितों की बहुत सारी जाति आपस में मतलब खान रोटी बेटे का व्यवहार नहीं है। झूठ-मूठ का अम्बेडकरवाद और नमो बुद्धाय जय भीम करता है, लेकिन असली बात जाति ही है। अब तो जात-जात की पार्टी है, जात-जात खंड में बढ़ चुका है। जात में भी उपजातियाँ हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, आपके इधर तो चमार अलग, जाटव अलग, ये भी कलाकारी चल समाज, जटप, कुरी, लहीरवार, दोहरे बहुत सारी हैं। बहुत सारे सब अब सबका साम्राज्य बनने वाला है। जितनी जातियाँ हैं ना सब दंभ भर रही हैं। बस मौर्य साम्राज्य के बाद यही लोग अपना-अपना साम्राज्य बनाएँगे, इसका मतलब पूरे दुनिया पे इनका कंट्रोल होगा। तो बाबा साहब ये बात मैं कहता हूँ तो बहुत लोगों को खराब लगती है। मैं जमात की बात करता हूँ, जात की बात करता नहीं। हैं? ठीक है, आप जानते हैं मुझे मतलब तरह-तरह के लोग हमारे साथ रहते हैं और बाबा साहब के साथ भी वैसे थे, सवर्ण भी थे, है ना? तो उनसे पूछा गया तो बोला हाँ, ये बात सही है कि हमारे अंदर भेदभाव है, ऊँच-नीच, रोटी-बेटी का संबंध नहीं है, जो कि अपने भाषणों में लगातार अस्पृश्यों को जो भाषण दे रहे हैं, लगातार उनके पब्लिक स्पीचेज़ बार-बार इसको रिपीट कर रहे हैं कि अपने अंदर जाति भेद खत्म करो। मार-महांग में कोई भेद नहीं होगा, सब टाइटल आप देखेंगे कि हमने एक मांग बच्चा अपने यहाँ पाला है, पाला-पोसा है।
अगर कोई दूसरा माँग बच्चा दे तो उसको भी मैं पोसूँगा, हाँ, पालूँगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई मेरे अंदर जो भेदभाव जात-पात है, वो मेरी वजह से नहीं है। इसके जन्मदाता कौन है? चूँकि व्यवस्था वैसी बन गई है, ऊपर से हुआ है तो नीचे भी होता चला गया। तो बोले कि हमारी गलती नहीं, इसके लिए ज़िम्मेदार भी आप ही लोग हैं। ठीक? तो हर वर्ण, हर जाति के अंदर सैकड़ों उपजातियाँ और ब्राह्मण एक समरूप समाज नहीं है ना? उसमें भी ऊँच-नीच, भेदभाव सब कुछ है, उसमें भी जिनको हम सवर्ण कहते हैं वो भी गुप्ता अच्छा बनिया वैसे जो है वो ब्राह्मण जो है वैसे के पैर नहीं छूता है। ठाकुर समाज में जाइए तो उसमें भी तरह-तरह के ठाकुर हैं, हाँ। कई लोग अपने साथ बैठने नहीं देते हैं, वो ब्राह्मणों में भी ये बात है। सरयू पारेन तो मैथिल तो साउथ इंडिया बोलेगा कि नॉर्थ इंडियन को हम ब्राह्मण ही नहीं मानते, नॉर्थ इंडियन बोलेगा कि साउथ इंडियन को ब्राह्मण भी नहीं मानते। लेकिन चूँकि रूलिंग एलीट है, तो नीचे से कहीं प्रेशर आता है ना तो ये लोग फिर मिल जाते हैं सब। हाँ, सारे मिल जाएँगे ब्राह्मण। दलित एक बार कहीं आंदोलन की बात होती है नीला झंडा लेके चाहे बेशक आपस में रोटी बेटी का व्यवहार ना हो लेकिन निकल जरूर पड़ते हैं जय भीम के नारे के साथ घर से। अब तो और खेला हो रहा है ना, वर्गीकरण हो रहा है, सब हो रहा है, नौकरियाँ नहीं है लेकिन वर्गीकरण हो रहा है। तो बाबा साहब जो है ना विचारधारा की लड़ाई लड़ते थे। आजकल की राजनीति में विचारधारा गौण हो गया है ना? और बाबा साहब कास्ट का उन्मूलन चाहते थे। अब कास्ट को खाद, पानी, ऑक्सीजन दे के जो लोग पाला पोसा जा रहा है। बढ़ा रहे हैं। अगर हम ही मान लीजिए कि मैं जाति व्यवस्था नहीं मानता, ना भेदभाव करता हूँ। मेरे यहाँ देखते होंगे तरह-तरह के स्टूडेंट मेरे दोस्त सब आते रहते हैं। लेकिन हमको कोई बात कहनी हो तो सबसे पहले मेरी पहचान किससे होगी? लोग समझेंगे जाति से ही पहचान करेंगे ना। चाहे मैं कितना भी पढ़ के समझाऊँ, जितना भी तरह-तरह के लोगों की मदद करूँ, पढ़ाऊँ, उसको पैसे दूँ, फंडिंग करूँ, कुछ करूँ, लेकिन पहचान तो ये बन गई है। और ये अभी जो व्यवस्था चल रहा है उसको सूट करता है कि जात-जात की पार्टी बना लो, जात-जात के अखंड में बैठ जाओ। बोले कि राहुल नागपाल ने मेरा खा लिया, राहुल नागपाल बोले कि आपने मेरा खा लिया, खाने के थाली में कुछ है ही नहीं। समझे? वर्तमान में जो पार्टी रूल कर रही है उसको कहीं ना कहीं वादी सिर्फ ये कह देना हमको इंट्रोस्पेक्शन भी करना है, इंट्रोस्पेक्शन भी करना है कि ये कह देना कि एक जात में जो पैदा हुआ वही मनुवादी है, ये थोड़ा अतिशयोक्ति होगी। और बाबा साहब ऐसा नहीं कहते थे ना, गांधी से उनके मतभेद थे, मुंजे से मतभेद थे, आरएसएस से मतभेद थे, जवाहरलाल नेहरू से मतभेद थे, लेकिन कभी उन्होंने उनके सैद्धांतिक मतभेद थे। और कभी उन्होंने कोई भी एक दूसरे की तरफ से कभी किसी ने अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया, ये ध्यान रखने बात है। गांधी को लिख रहे हैं, अंबेडकर तो माय डियर महात्मा भी लिख रहे हैं। और गांधी भी बहुत माइल्ड बात कर रहे हैं उनसे। तो सैद्धांतिक मतभेद थे और उस समय की परिस्थिति जिस तरह थी उसमें वो बात थी। लेकिन अब जो लोग कहते हैं भाई कि मनुवाद में पहले अपने पास झाँक के देखें ना, जिसको आप चुनाव लड़ा रहे हैं, वो कौन-सा समाजवादी है, वो कौन-सा अम्बेडकरवादी है। तो आजकल जैसे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जब चुनाव लड़ी ना, तो उसमें कायस्थ भी थे, मराठे भी थे, सब कैंडिडेट थे जीत कर भी आए थे। और सब विचारधारा से बंधे थे ना। पार्टी का मैनिफेस्टो था, अगर मैनिफेस्टो से सहमति है तो आप जिस भी विचारधारा के हों, आप जिस भी समुदाय के हों, आप आ सकते हैं। लेकिन बाबा साहब का विरोध अस्पृश्यों ने भी किया। महार आंदोलन में ढेला चलाने में, ईंट चलाने में अस्पृश्य लोग भी थे। तो ऐसे नहीं होता है, वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं होता है ना? उसमें जो है ना जिग-जैग होता है। एक ही घर में आपके भाई हो सकता है आरएसएस में जाते हो, आप जो है ना कम्युनिस्ट हो। तो इसको जब तक ये क्लैरिटी नहीं रहेगी, जब तक ये समझेंगे नहीं, तब तक बात बनती नहीं। और बाबा साहब जितने देखिए बाबा साहब कर्ज़दार उनका परिनिर्वाण हुआ। जब उनका परिनिर्वाण हुआ तो कर्ज़दार थे। लेकिन सोचो 1920 से लेके 56 तक वो सार्वजनिक जीवन में रहे, है ना? पब्लिक लाइफ़ रहे हैं और तकरीबन 36 साल। और उसके पहले जो अमेरिका पढ़ने गए तो उनको बड़ौदा स्टेट ने स्पॉन्सरशिप दिया। वो आए तो वो क्या-क्या हुआ सब आपको पता ही है। तो उनके दीवान ने पैसा वापसी के लिए क्योंकि वो नौकरी पूरा नहीं किए थे, चिट्ठी बाबा साहब को चिट्ठी लिखी। तो बाबा साहब ने धमकाया ज़ोर से। वही फिर जब गोलमेज सम्मेलन में गए, तो ज़मींदारों के खिलाफ और तमाम राजा-रजवाड़ों पे चढ़ के बोल रहे थे। लेकिन वहाँ गए तो बड़ौदा महाराज फिर मिले और गले लगाए। हुँ, और उसके पहले साहू जी महाराज मड़गाँव की पहली सभा है जिसमें ₹2500 उन्होंने मूक ल नायक के लिए अखबार के लिए दिया था। फिर और जब वहाँ गए तो फिर बड़ौदा महाराज मिले, तो वहाँ पे गले लगे उनसे। और मैं बताऊँ देख लीजिए एक लिस्ट है हमारे पास, कोई अगर पढ़ना चाहे तो अंग्रेजी का वॉल्यूम 17 पार्ट 2 पेज नंबर 412 पर है।
कि वो जो वहाँ पे पाउंड लिए थे, ज़रा सुन लीजिए। सर टुकड़ोजी होलकर एक्स महाराज ऑफ इंदौर 360 पाउंड, नवाब ऑफ भोपाल 200 पाउंड, आगा खान 175 पाउंड, महाराज ऑफ बड़ौदा फिर 150 पाउंड लिए वहाँ पे, बड़ौदा महाराज से फिर, और महाराजा ऑफ बीकानेर 100 पाउंड, महाराजा ऑफ कश्मीर 100 पाउंड, महाराजा ऑफ पटियाला 100 पाउंड, खवासजी जहांगीर 75, महाराजा ऑफ दरभंगा 50, चीफ ऑफ सांगली 25, 1335 पाउंड, समझो करोड़ों रुपए हुए ना। तो ये सब तो कोई इसमें अस्पृश्य थे ही नहीं, दलित थे ही नहीं। ओबीसी हैं और मुस्लिम हैं। दलितों के पास तो थे ही नहीं, चवन्नी अठन्नी में। अच्छा, ये पैसा किस चीज़ के लिए लिया था बाबा साहब ने राजाओं से? ये डिप्रेस क्लास इंस्टीट्यूट, दलित वर्ग संस्थान बनाने के लिए उनसे कहा था कि मुझे हॉस्टल खोलना है ना, मुझे जिसको जिसको बिल्डिंग फंड कहते हैं, वही है। बाद में वो बिल्डिंग फंड बाद में आई थी। 1949 के पास बड़ौदा महाराज के पोते को भी उन्होंने चिट्ठी लिखा था कि हम सिद्धार्थ कॉलेज खोलने वाले हैं, सो हमें फंड चाहिए। देसी रजवाड़ाओं से अपील किया था बाबा साहब ने 3,25,000 रुपए के लिए। तो ये भी बात है। और एक बात और बता दूं, इमारत फंड 1938 में बनी थी और 14 साल तक चवन्नी अठन्नी इकट्ठा होते रहा। बीच में स्लो हो गया क्योंकि वो लेबर काउंसिल के मेंबर हो गए थे। तो एक 14 जुलाई 1952 का भाषण है और इसमें जो बाबा साहब कह रहे हैं, ये हिंदी वाले का है, 40 नंबर वॉल्यूम में होगा, 295 नंबर चैप्टर, कि आज इस इमारत फंड में 1,11,228 रुपए 4 आना और 3 पैसे जमा हुए हैं। अस्पृश्य समाज के इतिहास में इतनी बड़ी रकम जुटाने का पहला अवसर है। इसमें हम लोगों द्वारा दी गई रकम केवल 31,709 रुपया 4 आना है। बाकी 75,500 रुपया ऊंची जाति के अपने दोस्तों से इकट्ठा की है। ये कह रहे हैं ना, ऊंची जाति के जितने लोग थे, ये उनके मित्र जो थे, वो सब तो बुद्धिस्ट नहीं थे, सब तो कम्युनिस्ट नहीं थे, आखिर सब अपर कास्ट के कास्ट तो हिंदू ही होंगे। होंगे ना। लेकिन व्यक्तिगत मित्रता, उनका इंटेंशन सही था कि भाई हमें एक इमारत, वहाँ अछूतों के बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई हॉल नहीं था। तो कई लोग फिलैंथ्रोपिक होते हैं ना, भाई राजा बड़ौदा फिलैंथ्रोपिक थे, साहू जी महाराज फिलैंथ्रोपिक थे, कि मानव प्रेमी है कि अच्छा काम कर रहा है, चलो मदद कर दो। तो सबको आप एक कटघरे में शामिल कर देंगे कि सारे मनवादी हैं, तब तुम भी दुश्मन, तुम भी दुश्मन, तुम भी दुश्मन, तुम भी दुश्मन, तो दोस्त तुम्हारा कौन? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आपने 2 बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई। एक तो ये जो इमारत फंड के लिए 1,11,000 और 228 रुपये इकट्ठा हुआ, जिसमें 75,500 रुपये उनके सवर्ण दोस्तों ने दिया। और दूसरा ये 1,325 पाउंड जो बाबा साहब को ओबीसी, और 1,335 पाउंड मुस्लिम भी थे, ओबीसी थे, उन्होंने दिया। और चूंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लड़ाई इस देश में सिस्टम के खिलाफ थी, जातिवाद के खिलाफ थी, मनुवाद के खिलाफ थी, तो अब ये अभी तक की जो बातचीत हुई है, इसमें एक बात तो स्पष्ट हो गई कि जाति के आधार पर मनुवाद को नहीं मापा जा सकता। मनुवाद वो है जो उस जो स्तरीकृत विभाजन को मानता है और उसको जीवन में इस्तेमाल करता है, वो सब उसका पोषक है, उसको मजबूत भी करता हाँ, कि अगर आप, मेरा बेटा बेटी है, जब एडल्ट हो जाएगा तो कैसे रहेगा, क्या क्या कहाँ रहेगा, किससे शादी करेगा, वो मैं जाति में थोड़ी ढूंढूंगा, उसकी पर्सनल चॉइस है। तो जो भी विभाजन को मानता है, ऊंच नीच भेदभाव को मानता है, वो समझिए वो कंपोनेंट वहाँ है। इसलिए सबसे पहली जिम्मेदारी दलितों की है कि आपस में कम से कम ये सब खेल बंद करें, जाति जाति या खेल बंद करें, कि इससे होने वाला, जब से जाति जाति का ज़्यादा पहचान बढ़ा है, आप देख लीजिए राजनीति में, है ना, तो कोई जाटव, तो कोई कुछ, तो कोई ग्रेट वाल्मीकि, कोई ग्रेट शेर, कोई ग्रेट चमार, जब से जातियों का खेल बटा है, आप देख लो पिछले 25-30 साल में। तो वैसे वैसे दलितों को अधिकार भी खत्म होने लगे। जब ग्रेट हो गए तो चाहिए क्या? नहीं, वैसे वैसे देखिए ना, सीक्वेंस देखिए, वैसे वैसे अधिकार खत्म हो रहे हैं। बाबा साहब किसी एक समुदाय के लिए थोड़ी लड़ते थे, वो तो पूरे अस्पृश्य जमात की भलाई के लिए लड़ते थे। वैसे जैसा भी बताया स्टार्टिंग में कि बहुत सारी अछूत जातियां ऐसी थी जो बाबा साहब का विरोध भी करती थी पश्चिम में। लेकिन वो भी है कि नौकरी में पहले चमारी लगाया उन्होंने, काउंसलर भी चमारी बनाया, मास्टर शिव तरकर चमारी थे जो उनके कमांडेंट थे, साथ में रहते थे, ये भी बात है। एल एन हरदास जो विधायक रहे थे, वो भी। तो बाबा साहब भेदभाव नहीं करते थे, ये समझिए।
नहीं, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में कहा कि बहुत सारे अछूत, हाँ, बहुत सारे अछूत समाज की जातियाँ भी थी जो बाबा साहब का विरोध कर रही थी। पश्चिम में जब बाबा साहब आए थे सहारनपुर में, तो चमार जाति के लोगों ने काले झंडे दिखाए। उस समय उतने देखिए, उस समय बाबा साहब कह रहे हैं ना कि मुंबई में जो है ना, चमार टैक्स पेयर लोग हैं, थोड़ा समृद्ध लोग थे। महार रिबेल थे, थोड़ा दबे कुचले थे, उसमें से एक अंबेडकर निकला। तो हमको अभी आप स्वीकार थोड़ी कर लेंगे। तो व्यक्ति का असेसमेंट तब होता है जब व्यक्ति नहीं रहता है। आज वही समुदाय है। देखिए, इतिहास का चक्र घूमता है। जब सामने आपके बगल में कोई आदमी बैठा हुआ है ना, उसका इम्पोर्टेंस पता नहीं लगता है। क्योंकि सबके अपने-अपने पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएँ होती हैं ना, कि हम भी बन जाएँगे नेता, हम भी बन जाएँगे नेता। लेकिन आज वही समुदाय है, नॉर्थ इंडिया में उठा के देखो, नॉर्थ इंडिया खासतौर से जहाँ मेरा अनुभव है वही मैं कह सकता हूँ, कि अम्बेडकरवाद को लेकर एक्टिव है ना, एक्टिव है। वही समुदाय, पॉलिटिकल पार्टी छोड़ भी दो, तो एक्टिव है। तो ये इतिहास का चक्र है, पहिया है, बदलता है, लोगों को समझना चाहिए ये बात। और ये पूरा जो विमर्श है ना, वो ज्ञान का विमर्श है। अगर ज्ञान नहीं होगा ना, तो ये चाहे जो कुछ करते रहिए, होने जाने का नहीं है। और इस पे अगली किताब जब मेरी आएगी, तो उसका टाइटल होगा अंबेडकर और शिक्षा के सवाल। वो क्या-क्या शिक्षा पे बोले हैं, क्या-क्या उन्होंने किया है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि, कहना मेरा ठीक नहीं है, लेकिन बेसिक आइडियाज़ भी लोग पढ़ते नहीं। मेरी अगली किताब उस पे काम चल रहा है, अंबेडकर और शिक्षा के सवाल। सिर्फ़ एजुकेशन में बात करूँगा। ये नहीं कि घाल-मेल नहीं करूँगा। सिर्फ़ एजुकेशन को लेकर क्या अप्रोच था। ये तो क्लियर हो गया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो पूरी विचार की है, वो जाति के आधार पर मनुवाद नहीं ढूँढ रही है। वो जो लोग विचार के आधार पर, जो लोग उसको उसके पोषक हैं, जो उसको व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं उस चीज़ की, वो कोई भी हो। लंदन और कोलंबिया से पढ़ के आया होगा, और यहाँ अस्पृश्य लोग जो है ना, नेता मानने से अभी स्वीकार नहीं कर रहा। पहले तो उनको नेता महारों ने ही माना। पहले महार परिषद उन्होंने की, और इसका जस्टिफिकेशन भी दिया। इस परिषद में हमने, हमारे लिए कोई मांग नहीं है, हमने कोई मांग सरकार से नहीं करनी है। इसीलिए अगर धर्मांतरण करना हो तो सब जाति अपनी अपनी सभा करें, और सब सहमति हो तो फिर हम लोग एक साथ सभा करेंगे। तो उनको समर्थन भी मिला, बहुत सारे लोगों ने समर्थन दिया। वाल्मीकि समाज का समर्थन आया, मांग समाज का समर्थन आया, बहुत लोगों का समर्थन मांग, आया। मातंग, चमार तमाम लोग। सब तमाम लोगों ने समर्थन दिया। जी। तो ये बात की जो बातचीत है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर लोग ये कह देते हैं कि अरे तुम तो मनुवादी हो। ये जो कोट पैंट टाई पहन रखे बाबा साहब की वजह से पहन रखे, निसंकोच जो हमारे जीवन में बेहतरी और बदलाव आया वो बाबा साहब के संघर्ष के बाद आया है। लेकिन क्या तो वही, मनुवादी कौन कहता है? हाँ, क्यों कहता है? बहुत सारे लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, कह देते करें आप लोग तो मनुवाद की गोद में बैठे हैं। अगर आप राहुल गांधी के साथ जाकर के फ़ोटो खिंचवा लो तो रतनलाल मनुवादी है। तो वायसराय के साथ अम्बेडकर बैठते नहीं थे? गांधी के साथ, नेहरू के साथ बैठते नहीं थे? हैं? कैबिनेट में क्या जगजीवन राम अम्बेडकर, नेहरू सब मारपीट करते थे? यानी लोग तो अनपढ़ कुपढ़ गँवारों को समझाओ, है ना? मैं सीधा कह रहा हूँ कि राजनीति का र पता नहीं है, चले हो नेता बनने। बाबा साहब ने एक पॉलिटिकल लीडर होने के लिए क्या-क्या शर्तें रखी है पता है? बता दीजिए थोड़ा-सा। नहीं, हम तो उसमें पूरा हम लिख के बताएँगे ना अब। वो बोलेंगे तो आज सुनो। बाबा साहब ने जैसे आप बताते हैं कि एक, हाँ, कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि रिपब्लिकन स्कूल खोला जाए, नेता कैसा हो उसको। सिलेबस बना चुके थे, पूरा सिलेबस बकायदा 13 चैप्टर तैयार हो चुका था, रिपब्लिकन ट्रेनिंग कॉलेज खुल चुका था। हाँ, उसके पहले वो बार-बार कह रहे हैं उसको अंग्रेज़ी आना चाहिए, कि विधानमंडल में अंग्रेज़ी में बोलना होगा। हाँ, ठीक है? अंग्रेज़ी बोलना चाहिए, उसको इतिहास, इकोनॉमिक्स, शास्त्री ये सब की जानकारी होनी चाहिए। उसको बढ़िया भाषण देने आना चाहिए। नहीं पता है? खाली खाली ब्लू गमछा गला में लपेट के, सफ़ेद जूता, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद पजामा पहन के नेता बनने चले हो। सफ़ेद सफारी भी सर। सफ़ेद सफारी भी। ऐसे कुपढ़ लोगों को जो है ना, बोलिए कि थोड़ा-सा ऐसा करो, ऑनलाइन अम्बेडकर की राइटिंग्स एंड स्पीचेज़ हिंदी, इंग्लिश सब भाषाओं में अवेलेबल हैं। थोड़ा-सा कमर और कुर्सी एक करो। फोकट का नेतागिरी जो है ना, तुम लोग बिना वैचारिकी के नेतागिरी दलाली होता है। चारकी के नेतागिरी दलाली होता है। हम इस जो बातचीत लोग को, अम्बेडकरवाद का ठेका लिए हैं ना, उनके आका से पूछो कि किस मुद्दे पे अम्बेडकर का क्या पोजीशन था? अम्बेडकर तुम्हारे बाबूजी की जागीर है क्या? अम्बेडकरवाद का जो जो पूरा विमर्श है, वो सिर्फ राजनीति का विमर्श नहीं है, वो ज्ञान का विमर्श है। बाद में वो कहते हैं कि अब अपना अपना पूरा समय मैं शिक्षा और धम्म के प्रचार में लगाऊँगा।
आप 42 के बाद देखो राजनीति में उनकी दिलचस्पी धीरे-धीरे घटने लगती है। धर्म की ओर बढ़ते हैं। हम की ओर बढ़ते हैं। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बना रहे हैं, सिद्धार्थ कॉलेज बना रहे हैं, मिलिंद कॉलेज बना रहे हैं। तो ये नहीं दिखता है? चले हैं नेतागिरी करने। अब मैं किताब में लिखूँ सब छाँट के रखा है मैंने। सब इन अनपढ़ों कुपढ़ों को जिन ऐसे नेताओं को बोलिएगा किताब नहीं मिला तो फ्री में हमसे लेके जाए। लेकिन उसको पढ़वाऊँगा। ये चलिए करने के लिए खाली तो इस नहीं बातचीत होता को है। हम कंप्लीट कर रहे हैं और इसके बाद में एक विषय और है मेरे दिमाग में, उस पर भी सर का समय लेंगे। इस बातचीत को करने का मेन उद्देश्य ये था कि कल एक हमारे साथी ने नाम लेकर के तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि एक मीटिंग में हमसे कहा कि आप तो मनुवादी हैं और कांग्रेस की दलाली करते हैं। बहरहाल हमने आज तक कांग्रेस ये के कांग्रेस को दलाली करते हैं तो कम से कम ये तो सर्टिफिकेट दे ही दिया ना तुम आरएसएस बीजेपी आरएसएस और बीजेपी की दलाली नहीं करते हो। बीजेपी की दलाली नहीं करते। ये खुशी की बात है कि हम चलो तो कांग्रेस सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट है कि हम लोग हिंदू हिंदू राष्ट्र में या भारतीय गणराज्य में जब युद्ध चल रहा हो तो हम भारतीय गणराज्य के साथ खड़े हैं। भारतीय गणराज्य के साथ खड़े हैं और कम से कम आरएसएस और बीजेपी की दलाली नहीं करते। ये बात अलग है कि हमने आज तक 24 अकबर रोड की एक कप कॉफ़ी भी नहीं पी है। एक्सक्यूज देने की कोई हाँ, जरूरत तो इस बातचीत को करने का उद्देश्य यही था कि कौन मनुवादी है और मनुवाद की परिभाषा क्या है। तो जाति के आधार पर तो कतई ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, विचार के आधार पर ये लगाया जा सकता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो वैचार की है समता, मैत्री, करुणा, भाईचारे की, उस वैचार की को बचाने की लड़ाई में मनुवाद के सामने, हिंदू राष्ट्र के सामने कौन खड़ा है वो हमारा दोस्त है और कौन उसको मजबूत करने के लिए, चाहे वो दलित है, चाहे ओबीसी है, जो मजबूत कर रहे हैं, वो हमारे चाहे विरोधी रास्ते हैं। से चाहे पीछे से चाहे रास्ते सीधे हाँ, चाहे दाएँ से, चाहे बाएँ से, चाहे आगे से, ऊपर से, नीचे से, जो भी नेता है, अभिनेता है, पत्रकार है, साहित्यकार है, जो भी मजबूत कर रहा है, वही अम्बेडकर की आइडियोलॉजी के खिलाफ है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।